ऑल्दो वो फास्ट चार्जर्स 40 किलोवाट के थे, बट वो चार्ज कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 14 या 15 किलोवाट से। एंड ही हैज़ क्लाइम द एवरेस्ट। तो अब इवैक्यूएट किया जा रहा है, तो मेरा 2500 रुपये नेपाली पेनल्टी लगेगी। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ड्रिवन डायरी। तो भाई हम आ गए थे रात को गंडकी गोल्डन ब्रिज, बागलुंग करके ये जगह है, यहाँ आ गए थे हम लोग। एंड होटल ढूंढा था हमने, रात हो गई थी यार, पता नहीं क्यों यहाँ पे सब कुछ 9 बजे बिल्कुल बंद हो जाता है। हम लोग 8:30 पौने 9 के आसपास पहुँचे थे यहाँ, तो सब कुछ बंद हो गया था। तो हमने एक होटल ढूंढा था, ये होटल पीस पैलेस करके है। यहाँ पे हमें ठीक रूम मिल गए थे, तो हमने यहीं स्टे कर लिया था। बट हमें सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये मिली कि खाना बहुत अच्छा था इनका, मतलब सुपर्ब खाना था यार। नूडल्स वगैरह ही मंगाई थी हमने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। एंड एक और हमें पॉजिटिव चीज़ मिल गई, वही ये नया इशू आ रहा था। जिस भी होटल पे हम जा रहे थे, वो होटल वाला हमें ये बोल रहा था कि यार आप ना, हमारे ना सॉकेट्स में इतनी पावर नहीं है कि हम आपको स्लो चार्जिंग दे पाएँ। बट यहाँ मुझे मिला सीधा ये देखिए जिप्ट्रॉन का। ऑल्दो इसका 150 रुपये पर आवर का चार्ज है, बट फ्री फॉर रूम गेस्ट है, तो हमारा तो गेस्ट में ही था। तो ये है भाई, हमें मिल गया था। मैंने रात को लगा दी थी गाड़ी चार्ज, अब देखते हैं कि कितनी हो गई है। जी हाँ, गाड़ी हमारी हो गई है 100%। ये देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि भाई हमारी ना स्लो चार्जिंग हो गई है। जो एक ना इशू आ रहा था जब हमने अभी फास्ट चार्ज किया था। हाँ, ऑल्दो एक और चीज़ मुझे बतानी थी, मैं पहले गाड़ी चार्ज में से निकाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। हाँ जी भाई, तो इशू ये हो रहा था कि हमने फास्ट चार्जर से लगाया था। ऑल्दो वो फास्ट चार्जर्स 40 किलोवाट के थे, बट वो चार्ज कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 14 या 15 किलोवाट से। इससे ज़्यादा चार्जिंग नहीं जा रही थी। अच्छा, एक नाइट पहले जब हमने इसको 40% चार्ज किया था, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 बार इसे 40% चार्ज किया है, उस दिन इसने 38 किलोवाट से चार्ज किया था सेम चार्जर से, बट नेक्स्ट डे 14 किलोवाट से कर रहा था। तो हमें लगा शायद कुछ इशू हो सकता है, फास्ट चार्ज हो रही है। बट एरर थ्रो नहीं किया था उसने कि स्लो चार्ज अप टू 100%, बट स्टिल हमें लगा शायद ये इशू हो सकता है। तो अब हमने स्लो चार्ज भी कर लिया। अब हम एक बार फास्ट चार्ज करके देखेंगे इसे। ऑल्दो अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ भी अब हमारे आगे स्टेज हैं वहाँ पर हमें स्लो चार्जिंग अवेलेबल है, बट स्टिल हम करके देखेंगे। तो अगर हो जाता है तो ठीक है, हो सकता है कि दैट माइट बी द इशू। तो चलिए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं सबसे पहले गोल्डन गंडकी ब्रिज। यहीं से जो राम मंदिर बना था इंडिया में, उसके लिए शिला गई थी। राम जी की जो मूर्ति है उसको बनाने के लिए जो शालिग्राम शिला गई थी, वो यहीं से गई थी। सो बेसिकली अब हम यहाँ से देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज भी है, ऐसा बोला गया है कि भाई नेपाल का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यहीं है। आई माइट बी रॉन्ग, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके हिसाब से सबसे बड़ा यहीं है, तो वो हम देखेंगे। एक इशू यहाँ पर ये हो गया अभी कि यहाँ पर ना कोहरा हो रहा है। कोहरे की वजह से हो सकता है कि शायद हमें ना दिखे, बट धूप निकल आई है, क्या पता शायद थोड़ी देर में कोहरा साफ़ हो जाए। तो अब चलते हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद चलते हैं यहाँ से एंड गोल्डन गंडकी ब्रिज एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद जाएंगे पोखरा। फिर हमारी बाकी नाइट्स पोखरा में है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम पोखरा में करेंगे। अब सब कुछ हमारा स्टे पोखरा में रहेगा। तो 100% चार्ज से यहाँ से बागलुंग से पोखरा तक कितनी बैटरी लगती है वो भी आपको अपडेट देंगे। ऑल्दो मुझे पता है कि मैं पहाड़ों की बहुत ज़्यादा अपडेट दे नहीं पाया हूँ, बट हमने वहाँ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। हम सिर्फ मुक्तिनाथ गए थे, और 2 बार मान लीजिए आप, 2 बार मुक्तिनाथ गए थे, बाकी हम पहाड़ों में घूमे थे। तो उसके लिए हम मान लीजिए 50% के आसपास बैटरी यूज़ हुई होगी हमारी। ठीक है, आगे मैं आपको सारी डिटेल देता रहूँगा कि हमें किस किस वीक, मतलब किस किस पॉइंट पे हमने और चार्जिंग की है, कितनी चार्जिंग लगी है। तो बने रहिए आगे के लिए। आज होने वाला है थोड़ा सा और एडवेंचर, तो स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो गाइस हमें ना अभी होटल पे एक नेक्सॉन EV ओनर मिले थे, टॉप मॉडल था उनका भी, एम्पावर्ड प्लस। मैं उनसे यही बात कर रहा था नॉर्मली, तो मुझे पता लगा उनको पड़ी है 48 लाख NPR में। यानी अगर मैं कन्वर्ट करूँ 17.5 लाख को अगर मैं कन्वर्ट करूँ, क्योंकि जैसे मुझे 17.5 लाख की ऑन रोड पड़ी थी, अगर मैं उसे कन्वर्ट करता हूँ
तो पड़ेगी लगभग 28 लाख रुपए की नेपाली। इन्हें पड़ी है 48 लाख की, यानी उन्होंने 20 लाख नेपाली ज़्यादा दिए हैं। यानी अगर अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट करूँ तो मैं तो 12.5-13 लाख रुपया INR में उन्होंने ज़्यादा दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी। भाई बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई यार। लेकिन टाटा ने इन्हें फ्री चार्जिंग दी है 8 सालों के लिए, फॉर 8 ईयर्स। बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऑल्दो मुझे पता है कंपनसेट नहीं हो पाएगी ये अमाउंट, बट स्टिल 8 ईयर्स की चार्जिंग फ्री देना इज़ अ गुड थिंग। ऑल्सो यहाँ पर टाटा का, नेपाल में टाटा का एक और ऐप है जो मुझे अभी सर से पता लगा, EZ चार्ज, रेड कलर का उसका लोगो है। मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा देता हूँ। EZ चार्ज करके यहाँ पर है, उससे आप चार्ज कीजिए तो फ्री चार्जिंग होगी। मैं भी अभी उसको देखने वाला हूँ ऐप को, कि वो ऐप कैसा है, कहाँ कहाँ उसके चार्जिंग स्टेशन हैं। अगर होगा तो मैं भी एक बार जाके ट्राई करके देखूंगा कि टाटा का चार्जिंग नेटवर्क नेपाल में कैसा है। ऑल्दो नेपाल में चार्जिंग नेटवर्क वैसे ही अच्छा है, टाटा का कैसा है वो मैं अभी चेक करूँगा। तो गुड इन्फॉर्मेशन यार मुझे मिली। तो सर ने मुझे मना कर दिया खैर वीडियो में आने के लिए, ड्यू टू उनके कुछ भी जो भी रीज़न्स हैं, तो उनको तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। बट हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे मिली है। तो देखिए भाई, नेपाल वासियों, महंगी तो पड़ रही है आपको, बट स्टिल आपको फ्री चार्जिंग मिल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई, ब्रेकफास्ट आ गया है हमारा, हम ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर यहाँ से चलते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो भाई हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं गंडकी गोल्डन ब्रिज देखने के लिए। चलिए आपको भी दिखाते हैं और गाड़ी का स्टैट्स भी आपको दिखा देते हैं। अभी तक हम लोगों ने कर लिया है, ट्रिप ए हमारी हो गई है 2034 किलोमीटर की। टोटल जो AEC हमारा 148 का है। ट्रिप भी लास्ट चार्ज से 205, इसको हम कर लेते हैं रीसेट एंड यस, चलिए फिर चलते हैं गोल्डन गंडकी ब्रिज। तो गाइज आ गए हम गंडकी गोल्डन ब्रिज पे। ये है भाई इसकी एंट्री, ये है भाई गंडकी गोल्डन ब्रिज और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, और आप लोग देख पा रहे हो वो वहाँ कॉर्नर पर है। चलिए, हेलो, इंडिया। India. Do you speak Nepali? नो, आई एम लर्निंग Hindi? हिंदी, या आई स्पीक हिंदी। तो भाई ऐसे लोग मिल जाते हैं नेपाल में, काफ़ी स्वीट से हैं कई लोग, मतलब मिक्स टाइप के लोग हैं, स्वीट भी हैं, फर्टी भी हैं, अच्छे हैं। ओ माय गॉड, व्यू देखिए भाई, ये है ब्रिज का व्यू, बट आप ये व्यू देखिए नीचे, दिस इज काली गंडकी रिवर। ये देखिए भाई, ये बहुत हिलता है भाई, बहुत हिल रहा है ये, और ये जितना हिल रहा है उतना ही डर लग रहा है, बट बहुत ही सुंदर है ये, और बहुत अच्छा व्यू है इसका। बाप रे भाई, आगे जाने में तो डर ही लग रहा है। क्या भैया? हाँ जी, कितने सब्सक्राइब अभी शुरू किया मैंने शुरू किया है? जी, अभी होंगे शायद 100 के अप्रॉक्स। 100 के 100 ओनली 100। 100 हाँ, अभी बस स्टार्ट किया है। 100 हाँ जी, only. ओनली। So guys, we have met one person. He's from California, and he has climbed the Everest. Means the dream of many people. Many people thought to just climb the Everest and die there. Not die there, only climb Everest. You want to come back? So, like, how was the experience there at the top when you reached at the top? So, what was your feelings? Well, I mean, I had a satellite phone, Okay. and I called the boss of my company Oh, who sponsored me to climb. climb. And I just said, hey, Hamid, it's Tom. We made it. We really made it. Oh, great man, Just great. Couldn't believe it. It was so amazing. Yeah. So mesmerizing. And like anything that involves 3 months off work Correct. with your boss's support is awesome. Brilliant. You're really good.
The views are so serene that we just get mesmerized. Well, you know, that's the other thing too. Like from the summit, everything below 7,000 meters was in Right. cloud, and so I had my dream was like as we're walking back, you know, leaving, we'd see all the beautiful mountains and we see really great. But instead, you're under 7,000 meters. It's just rain. So it was no heroic, you know, march back to civilization. It was just rain. Correct. We were feeling like heroes up there. Yeah. But like, did you get the thought that you should ski from the Everest instead of just climbing down? Oh no. No, my mother, she taught me to ski when I was a little boy, and I've skied all my life, but I've never been very good at it. Okay. I don't like going fast. Absolutely. Yeah, I like it's nice and slow. Would you recommend everyone to go for Everest climb once in a life? Not anymore. Not anymore. I think it's just it's gotten too crowded. Okay. And I would recommend doing smaller, more interesting, less popular peaks. Like Annapurna and Dhaulagiri. But even that's tricky because the work and the money, it's in the 8,000ers. And so that's something I'm investigating is how easy would it be to hire some Sherpas to do something unusual. Because everybody's Ama Dablam, Everest, Manaslu, that's where everybody's going. And so if you wanted to do something more interesting, it's probably more difficult to arrange. Yeah. So I'll just ask one question. Yeah. According to your experience, what is life? What is actually life? Oh, I know it's quite tricky and it's love. Love. Yeah. So if you want to live a life which you will remember, it should be love. Yeah. Yeah. Do whatever you love. Well, I wouldn't say that. Yeah, I think the follow your heart thing has been disproven, and we do need to have a practical way to support ourselves. Correct. And I wouldn't. I've seen other people that I grew up with climbing, who just abandoned everything but climbing, and then when they got old, it wasn't so great. Okay. Yeah, so it's good to have a good skill, and if you can do that plus go climbing, then that's great. But yeah. So basically, you have to explore each and everything. Yeah. And do what you love. Yeah, you have to contribute with your life. Definitely. More than just climbing. Thank you. I forgot to ask your name. Tom McMillan. Tom McMillan. Thank you so much, Tom. Thank you very much. Thank you so much. Nice to meet you. Really nice to meet you. You guys have a really good trip. Yeah, thank you so much. And I'm sure you will. देख रहे हैं भाई, ये लोग हैं कुछ, मतलब इतना हम्बल इंसान. एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद ही वॉज सो हम्बल, आई थॉट टू रिकॉर्ड हिम. और बहुत ही मतलब कितने अच्छे से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. और बेस्ट उनकी मतलब एडवाइस बोलूँ या फिर एक्सपीरियंस बोलूँ, इट वॉज क्वाइट नाइस. ही टोल्ड के एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग, डू व्हाट यू लव एंड डोंट फील रिग्रेट. दैट इज़ लाइफ. आई थिंक दैट इज़ लाइफ. इसी के साथ चलिए और एक्सप्लोर करते हैं, और ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस सुनाएंगे. तब तक के लिए आप विजिट कीजिए गंडकी गोल्डन ब्रिज. हियर वी गो. भाई लोग ज़्यादा हो गए हैं इस ब्रिज पर, और ये झूल रहा है. ये देखिए, ये इस तरह से झूल रहा है भाई. मेन सस्पेंशन तो अब एवैक्यूएट किया जा रहा है. हम भी जा रहे हैं भाई. डर तो लगता है भाई इतनी हाइट पे से. तो भाई कैसा लगा आपको गंडकी गोल्डन ब्रिज? हमारा तो हो गया भाई. अब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए जाने के लिए. अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा ओखरा. वहाँ जाके हमें अपना भंसार एक्सटेंड करवाना है, फिर हम अपनी ट्रिप आगे कंटिन्यू करेंगे. चलिए चलते हैं. तो गाइज़ नेक्स्ट स्पॉट हम लोगों ने ढूंढा है
अब हम जा रहे हैं काली गंडकी रिवर पर ऑफ रोड करके, मतलब गाड़ी से नहीं, पैदल। ये देखिए, ये आ गए हम गाइस रिवर पर, काली गंडकी रिवर। पानी नहीं बनना गाइस रिवर। गाइस मेरा तो मन था कि रिवर में मुंह डाल के पानी पिया जाए, लेकिन आप नसीब देखिए, रिवर गंदी है यार। मतलब रिवर गंदी, मतलब आप ये देखिए, अगर देख पा रहे हो तो ये धूल है इसमें, जो ऊपर रास्ते भर में जो धूल थी वो धूल है। तो हम फोटो खींच लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए भाई साहब, इनको मस्ती कप रहे हैं, लेकिन पैर डालना है। भाई पैरों में कुछ फील नहीं हो रहा, सुन्न हो गए पैर, गए 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 गए। सरक जाओ थोड़ा थोड़ा। नदी तो अच्छी है, छोटी है बट अच्छी है, बहुत लंबी है, वहां से ऊपर से आ रही है अपर उस्तांग से। यार कंस्ट्रक्शन और लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से गंदी बहुत ज़्यादा हो रही है, साफ नहीं हो पाई है। चलिए चलते हैं अब यहाँ से। ठीक है गाइस, तो हमने जल भी ले लिया है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम आपको मिलते हैं रास्ते में पोखरा के। हम सब बोलते हैं पोखरा, यहाँ का आदमी बोलता है पोखरा। तो अभी मैं हूँ नेपाल में, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। अब हम मिलते हैं आपसे पोखरा में। चलिए भाई। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं पोखरा के आउटस्कर्ट्स में और अभी हमने ट्रैवल किया है 68.5 किलोमीटर्स एंड बैटरी जो हमारी यूज़ हुई है वो हुई है 25%। ये देखिए 75% पर हमें है, 100% पर वहाँ से चले थे। बेसिकली इसमें हिल्स भी आए हैं एंड रीजनरेशन भी हुआ है, सब कुछ कंबाइन करके अगर मैं बताऊँ तो 68 किलोमीटर्स एंड 25%, विच इज़ गुड। वही रेंज अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वही 270-280 की रेंज दिखा रही है। तो पोखरा आ गए अब हम लोग और बस अब हम अपने होटल में चेक इन करेंगे यहाँ से, फिर जाएंगे हम भंसार एक्सटेंड करवाने के लिए। तो वहाँ के लिए आप बनी रहिए कि क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है एक्सटेंड करवाने की। स्टे ट्यून्ड। गाइस एक क्विक अपडेट है, अभी थोड़ा सा रीजन और हुआ पोखरा आते आते, तो अभी ये टोटल 76 किलोमीटर्स चल गई 25% में और अभी भी डाउन जा रही है रोड। तो अभी देखते हैं, अगेंस्ट द एलिवेशन हम जा तो रहे हैं, तो अभी शायद थोड़ा और रीजन हो जाए तो फाइनल आपको बताएंगे कि कितना किलोमीटर चल गए हम, कितने परसेंटेज पोखरा हमारे स्टे पे पहुंचने के बाद। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं पोखरा एंड डाउन हिल अपहिल करते करते ये स्टैट्स है हमारी गाड़ी के। ये देखिए 85 किलोमीटर्स इन 25%, 131 का EC सॉर्टेड। तो चलिए अब सबसे पहले चेक इन कर लेते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे। यार नहाना है बहुत ज़ोर से, नहाए नहीं है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं सुबह से। सबसे पहले चेक इन करते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या सीन है, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए लीजिए भाई, एक बार फिर से आ गए हम लोग एयरपोर्ट। ये देखिए सामने, एंड होपफुली आज छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तो आज हमारा काम हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस होती है। फिर से अगर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे या कुछ हुआ तो वो भी देखेंगे। तो चलिए बने रहिए, आप लोग भी दिखाते हैं आपको एक्चुअल कस्टम ऑफिस कहाँ था, तब नहीं दिखा पाए थे। अब बताते हैं एक्चुअल कस्टम ऑफिस कहाँ पर है एंड क्या क्या सिनेरियोज हैं। चलिए फिर। भाई बहुत ड्रामा हो चुका है सुबह नहीं, अभी से हुआ है। बेसिकली आने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बट हम आ गए थे यहाँ एयरपोर्ट ऑफिस पर और जब हम यहाँ आए हैं तो हमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़, अगर आपका लास्ट डे है, आपका भंसार उसी दिन एक्सटेंड होगा। क्यों पता नहीं, लॉजिक उनको भी नहीं पता। सेकंड चीज़, अगर आपने अपना भंसार, जैसे मेरा था वो 27 को एक्सपायर हो रहा था एंड अगर मैं 28 को आता हूँ तो मेरा 2500 रुपये नेपाली पेनल्टी लगेगी पर डे, जितने भी दिन आप लेट होते जाएंगे।
वो भी डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भाई या तो आप पेनल्टी, अब मैं अगर 28 को आ गया हूँ और आज से ही मेरा बन रहा है तो फिर पेनल्टी किस बात की है, ठीक है, बट ठीक है चलिए। तो तीसरी चीज़, पेनल्टी आपकी लगेगी ही लगेगी और आपका जो 600 रुपये भंसार है वो बनेगा ही बनेगा, यानी ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। पेनल्टी आपकी एक अलग हो गई और ये चीज़ आपकी एक अलग हो गई, कम्प्लीटली अलग हो गई। तो चौथी चीज़ ये आ जाइए कि भाई आपका मोड ऑफ पेमेंट, अगर आप बॉर्डर पर हैं आपका कैश चलता है, यहाँ पर आप आएंगे कोई कैश नहीं आपसे एक्सेप्ट करेगा, आपके पास सिर्फ 2 ही मोड ऑफ पेमेंट है, आपसे INR करेंसी भी नहीं ली जा रही है, आपसे वो भी नहीं ली, सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल है। पहला मोड ऑफ पेमेंट है इनका कोई खालती ऐप है, वो भी UPI ऐप की तरह ही हमारे, वो दूसरा है IMS, आई कनेक्ट, IM कनेक्ट होता है इनका ऐप, वो है। सिर्फ यही 2 मोड ऑफ पेमेंट हो सकते हैं, वहाँ पर आप फंस जाएंगे क्योंकि आपको उसके लिए नेपाली अकाउंट चाहिए जो कि आपके पास है नहीं। उसके लिए आपको अपने होटल ओनर या कहीं ना कहीं किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऑल्दो अगर आप ऑन टाइम आते हैं और फिर भी आप अगर अपना भंसार एक्सटेंड करवाते हैं तो भी पोखरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स ऑफिस में आपके पास 2 ही मोड ऑफ पेमेंट है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अरेंज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब हम मोड ऑफ पेमेंट कहीं से अरेंज कराते हैं तो वहाँ हमें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है, कोई 10% ले रहा है, कोई 15% ले रहा है, अगर हम किसी नेपाली से बात करते हैं उस अकाउंट के लिए जिससे यहाँ हम पेमेंट कर सकें तो उसका आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। यार इट डजेंट मेक एनी सेंस, किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, मैंने ये चीज़ फेस की है, किसी और को फेस ना करनी पड़े। इस इन्फॉर्मेशन को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने 5 दिन का भंसार लिया है तो आपको 5वें दिन यहाँ कस्टम्स ऑफिस पर होना चाहिए विद योर व्हीकल, आपका व्हीकल यहाँ होना चाहिए कंपलसरी, तभी आपका भंसार एक्सटेंड होगा। दूसरी चीज़, अगर आपने लेट किया है आपको देना ही पड़ेगा पेनल्टी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो यार 2-3 बहुत इजी सॉल्यूशंस हैं, जैसे इनके पास सेंटर्स बढ़ा सकते हैं अपने कस्टम ऑफिस के, एक आप जॉमसॉम में खोल सकते हैं, एक आप बंदीपुर में खोल सकते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ सिटीज़ जो वेल कनेक्टेड हैं जहाँ से बंदा निकलता है, तो आप वहाँ भी अपना कस्टम्स ऑफिस खोल सकते हैं, वहाँ खुल सकता है। अदर देन दैट अगर मैं चाहूँ, जैसे मैं यहाँ 25 को आया था, आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी उसमें भी ये चीज़ होगी, अगर मैं 25 को आया हूँ, चलिए उस दिन तो छुट्टी थी, बट अगर 25 को आकर मैं ये बोल रहा हूँ मैं 25 और 26 और 27 मैं 3 दिन का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देने तैयार हूँ, आप मेरा भंसार एक्सटेंड कर दीजिए, आप 7 दिन का और बना दीजिए, वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शंस हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर आप अंदर आते हैं और अगर आप ऑफिसर से बात करते हैं, यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं उनसे अगर आप बात करते हैं एक बार, तो आपका भंसार अगेन 13 डेज़ के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन सबसे इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद ये है कि आप चुपचाप 2 दिन का या फिर आप 1 दिन का, जो भी आपका है, आपको जिस टाइम पर लगता है कि आप यहाँ पोखरा आ जाएंगे ऑफिस टाइमिंग के बीच में, आप बॉर्डर से सिर्फ उतने ही दिन का भंसार लेके आइए। अगर आप 7 डेज़ से प्लस रुकने वाले हैं तो, अगर आप 7 डेज़ के अंडर रुकने वाले हैं आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, आपके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल है। बट अगर आप 7 दिन से ज़्यादा होने वाले हैं तो आप 1 या 2 दिन का ही लेके आइए बॉर्डर से, और यहाँ पर आइए पोखरा। यहाँ पर आने के बाद आप 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम 15 डेज़ तक का आप यहाँ से ले सकते हैं। ये मुझे इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने ही दी है, सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी जितने भी लोग थे मेरे साथ के सब परेशान हुए हैं इसी चीज़ को लेकर। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए और उसके हिसाब से आगे आप अपना भंसार भी बनवाइए। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने स्टे पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एयरपोर्ट ऑफिस से हम लोग वापस आ गए थे, फिर वापस आके फ्रेशन अप होके अब हम जा रहे हैं फेवा लेक घूमने के लिए। तो पोखरा में बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है घूमने के लिए, जो मेन स्पॉटलाइट है वो है फेवा लेक, उसी के आसपास में सारी चीज़ें, कैफ़ेज़, सारी हैपनिंग एक्टिविटीज़ वहीं पर ही है। और तो बस वहीं एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहले भी हम आए थे तो हमने इतना तो देखा था कि चीज़ें सारी फेवा लेक के पास ही हैं। तो अब हम जा रहे हैं, अब अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अब 3-4 दिन हमें पोखरा में ही रहना है। तो चलिए डिनर क्या करते हैं, काफ़ी दिन हो गए यार, बहुत कुछ अच्छा सा नहीं खाया है, तो कुछ अच्छा सा खाते हैं एंड पोखरा घूमते हैं और आपको पोखरा घुमाते हैं। चलिए फिर भाई ये हम आ गए थे पोखरा की फेमस स्ट्रीट पर, जिसको फेवा स्ट्रीट बोलते हैं, फेवा लेक के पास में जो है। और यहाँ का सीन देखिए ज़रा आप, क्या हो रहा है। ये देखिए हर तरफ लोग, गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं, नो 2 व्हीलर नो 4 व्हीलर्स आर अलाउड। ये पूरी स्ट्रीट हो गई है और यहाँ पर जगह जगह पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, जिनमें से एक मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए,
इस तरीके से जगह जगह स्पॉट पर कल्चरल परफॉर्मेंसेस चल रही हैं एंड बहुत ही अच्छा सीन हो चुका है। मैं अभी पूरी स्ट्रीट जितना हम घूमेंगे आज, डेली से यही सीन रहेगा, जितना जितना हम लोग घूमेंगे जो देख पाएंगे वो हम आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए, कुछ एक्साइटिंग होने वाला है इस न्यू ईयर। स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स। तो यार भूख लग रही है, रात के बज गए अब क्या 8 बज गया, 8:30, ओ सॉरी 9:15 बज गया यार। तो भूख लग रही है। अब तो सुबह खाया था ब्रेकफास्ट, उसके बाद ऐसे ही कचरा खा रहे हैं, कुछ सॉलिड नहीं खाया। तो अब हम आ गए हैं पिज़्ज़ा प्लेस, नाम है फायर पिज़्ज़ा। तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, ऑल दो वेज चॉइसेस बहुत कम है बट ऑर्डर कर दिया हमने। तो अब टेस्ट करते हैं कैसा है, फिर आपको बताएंगे। आने दीजिए पिज़्ज़ा आइसक्रीम। तो गाइस पिज़्ज़ा आ गया हमारा, ये देखिए मशरूम ऑलिव वेज के लिमिटेड ऑप्शंस। सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर स्ट्रीट पे चलेंगे और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। चलिए फिर। ये देखिए भाई, ये कुछ स्ट्रीट है, यहाँ पे इस तरह से शॉप्स लग जाती हैं एंड इन शॉप्स दोनों ही साइड लग जाती हैं। कोई आपको ड्रिंक्स ऑफर कर रहा है, कोई फूड ऑफर कर रहा है, इस तरीके से पूरी स्ट्रीट्स है एंड शॉप्स हैं। एंड ये पूरी स्ट्रीट पर यहाँ तक भी एंड वहाँ तक भी। एक्चुअली में ये एक कल्चरल फेस्ट है, ये एक फेस्ट टाइप से ऑर्गेनाइज किया गया है एंड दिस इज स्पॉन्सर्ड। तो इसके स्पॉन्सर्स भी हैं, उन्होंने अपने अपने भी स्टॉल्स लगाए हैं। तो सब सारी चीज़ें मतलब हाईली अट्रैक्टिंग है। तो आप मतलब स्ट्रीट पे घूमने में मज़ा आएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ घूमिए, रोम अराउंड। इफ़ यू लाइक सम फूड तो आप वो खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस, दिस इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। तो हम और देखते हैं, और अगर कुछ अच्छी चीज़ हमें दिखती है तो हम आपको दिखाते हैं वो भी, है ना। तो बने रहिए, आज का टूर ये है, कल का हम आपको और कुछ नया दिखाएंगे। अभी के लिए लेट्स एंजॉय द स्ट्रीट। वेलकम टू पोखरा।